बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंस रहे हो? खैर है। पहले ये शिकायत होती थी कि कैलकुलेशन है और ये बड़े क्वेश्चन है, ये वो। कल तो ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है, कि भाई कोई लंबी कैलकुलेशन हो कि उसमें आपको बड़े तीर मारना पड़े। कल तो ऐसा भी कुछ नहीं था। मान लें कि हालात सही नहीं है आप लोगों के, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम्स पे होता था कसूर के प्रॉब्लम्स, ये एंट्री टेस्ट के अंदर इतने नहीं आते, तो कल तो नहीं थे, ठीक है। कल तो इतने नहीं थे, और थे तो भी v इंटू आई पे या थे आई स्क्वायर अपान आर या आई स्क्वायर आर पे थे, और तो नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए मान लें कि आपके हालात सही नहीं है, ठीक है। बहाने नहीं बनाए। बहादुर बंदा वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है, बहाने नहीं बनाता। बहादुर इंसान वो होता है जो मानता है कि मेरी ये चीज है। तो लोग ये कहते हैं ना, ये हुआ, ये न होता तो ये कर लेते, तो ये न होता तो ये कर लेते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये न हो तो हम ये कर ले। सब चीजें होगी, सब हालात होंगे, यही मुल्क है, यही सिस्टम है। इसी सिस्टम के अंदर, इसी हालात के अंदर चलना होगा। तो बहरहाल नेक्स्ट जो आपकी जीटी होगी इंशाल्लाह, जो आपकी एग्जाम की छुट्टियां होंगी, तो उससे पहले एक आपकी जीटी होगी 15 से 20 के दौरान। ये जो नेक्स्ट मंथ है, इसकी 15 और 20 के दरमियान आपकी एक, फिर वो डेट आपको फाइनल दे देंगे, तो उसके अंदर चैप्टर 14 होगा, ठीक है। आप तैयारी करें, चैप्टर पूरा, चैप्टर 14, ठीक है। चैप्टर 13 जो है वो चला गया। अब चैप्टर 14 को देखते हैं। बहरहाल देखते हैं क्या करते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो जीटी होगी उसमें चैप्टर 14 पूरा होगा बेटा। देखिए बेटा, हमने जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन के बारे में, और सेल्फ इंडक्शन के बारे में हमने ये बात डिस्कस की थी कि सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कि जब किसी भी कॉइल के अंदर हम चेंजिंग करंट देते हैं, तो उस चेंजिंग करंट की वजह से उस कॉइल की अपनी ईएमएफ उसके अंदर चेंज होती है। तो उसकी अपनी ईएमएफ के चेंज होने की वजह से जो उसके अंदर एक बैक ईएमएफ बनती है, इसी फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। अब हम करेंगे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है बेटा? देखिए बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि इसमें हम दो कॉइल्स लेते हैं बेटा। आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ changing flux in one coil give rise to induced EMF in other coil, then this phenomena is called म्यूचुअल इंडक्शन बेटा। ऐसी फिनोमिना बेटा जिसमें हम एक कॉइल को चेंजिंग फ्लक्स दें, वो दूसरी कॉइल के अंदर चेंज हो, तो ऐसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसी फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से कॉइल है बेटा, ये एक हमारे पास बेटा कॉइल है,
और ये हमारे पास दूसरी कॉइल है बेटा। अगर हम इस कॉइल को यहाँ पे एसी देते हैं बेटा, तो ये एसी इस कॉइल के अंदर चेंज होगा और इसमें हम लगाते हैं बेटा, इसके अंदर हम लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस बेटा। तो इसको हम इस तरह से देते हैं बेटा, तो इसके अंदर बेटा इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आपको पता है बेटा इसके अंदर भी ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इसके बाहर भी ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा। तो इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी चेंज होगी और साइड वाले के अंदर भी चेंज होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस कॉइल की है। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चेंज होगी, साइड वाली कॉइल के अंदर भी चेंज होगी। क्योंकि ये कॉइल्स इस तरह से, आपको पता है कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनती है, अंदर भी बनती है और बाहर भी बनती है। अगर ये अंदर चेंज होगी तो कहाँ पे चेंज होगी, बाहर। अब ये इसके साइड में दूसरी कॉइल पड़ी है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है ये किसके अंदर चेंज होती है, साइड वाली कॉइल में भी चेंज होती है। तो ऐसी फिनोमेना जिसमें हम एक कॉइल के अंदर एसी करंट दे और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चेंज हो, दूसरी कॉइल के अंदर चेंज हो, तो ऐसी फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। हम देते एक कॉइल को है और जो हम लेते हैं वो दूसरी कॉइल के अंदर लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें हम जिस कॉइल को दे रहे थे उसी के अंदर उसके अपने फ्लक्स की वजह से इंडक्शन हो रही है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, प्राइमरी के अंदर हम दे रहे हैं और इसकी इंडक्शन किसके अंदर होती है, सेकेंडरी के अंदर होती है। तो अगर प्राइमरी को हम दे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल। आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास प्राइमरी है, ये हमारे पास प्राइमरी है, और ये जो होती है बेटा ये हमारे पास सेकेंडरी है। ये हमारे पास सेकेंडरी और ये प्राइमरी है बेटा। ठीक है, तो अब अगर इसके अंदर हम देखें बेटा, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है बेटा ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर होती है, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि बेटा हम दे रहे होते हैं इसको, इसके अंदर जितनी तेजी के साथ हम फ्लक्स चेंज करेंगे उतनी ही तेजी के साथ इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो, क्योंकि इसका फ्लक्स किसके अंदर चेंज हो रहा है, इसके अंदर। तो जितनी तेजी से करंट इसमें चेंज होगा तो इसका फ्लक्स उतनी तेजी के साथ चेंज होगा और उतनी ही तेजी के साथ सेकेंडरी के अंदर चेंज होगा। या आप ये कह सकते हैं कि ईएमएफ इन सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस, बेटा यहाँ पे एम होता है, जैसे वहां पे एल था बेटा यहाँ पे एम होता है, और यहाँ पे बेटा ये हो जाता है हमारे पास कि जो एम होता है बेटा इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या मतलब होता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मकसद है इन दोनों कॉइल्स की सलाहियत कि इसमें म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगी या कम होगी। जिस तरह से सेल्फ इंडक्शन कम होती है ज्यादा होती है, इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या होती है, कम भी होती है और ज्यादा। इससे हमें ये पता लगता है कि दोनों कॉइल्स के अंदर कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, ज्यादा बनेगी या कम बनेगी। ठीक है, अगर दोनों कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है तो हम कहेंगे दोनों कॉइल्स के अंदर इंडक्शन ज्यादा है, और अगर दोनों कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस कम है तो हम कहेंगे दोनों कॉइल्स के अंदर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन कम होगी। तो दोनों कॉइल्स के अंदर ये इंडक्शन ज्यादा होगी या कम होगी वो हमें बताता है बेटा एम। ठीक है, और एम का फार्मूला ये हो जाएगा बेटा, एम हो जाएगा ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये बन जाता है बेटा
हेनरी के बराबर, और ये इस तरह से बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन पेयर of coils is 1 Henry if 1 ampere per second current change in primary induces back EMF of 1 volt in secondary। ठीक है, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है बिटवीन पेयर ऑफ द कॉइल जो होती है बेटा वो 1 हेनरी होती है। अगर आप प्राइमरी के अंदर 1 एम्पियर पर सेकंड करंट को चेंज करें और सेकेंडरी के अंदर कितनी ईएमएफ बन जाए, 1 वोल्ट बन जाए बेटा। और ये एम डिपेंड किस पे करता है बेटा, एम डिपेंड किस पे करता है बेटा, एम डिपेंड्स उन्हीं फैक्टर्स पे करता है जिन पे एल करता है बेटा। एम डिपेंड्स अपॉन बेटा, एक डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डायमेंशंस ऑफ द कॉइल बेटा, एक डिपेंड करता है डायमेंशंस ऑफ कॉइल पे बेटा, और दूसरा जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है कोर पे बेटा, कोर ऑफ कॉइल बेटा। इन दोनों कॉइल्स के दरमियान बेटा एक्चुअली ये इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से बेटा एक फ्रेम होता है इस तरह से, और इस फ्रेम के ऊपर यहाँ पे इस तरह से बनाई जाती है, एक प्राइमरी होती है और यहाँ पे बनाई जाती है सेकेंडरी, और इस कोर से गुजर के फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी तक पहुंचता है। तो ये जो होती है बेटा, ये जो हमारे पास है इसको आप कहेंगे कि ये कोर है बेटा, जिस मटेरियल के ऊपर ये बनाई जाती है फ्रेम के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कोर। और तीसरा जो होता है बेटा, वो तीसरा किस पे डिपेंड करता है बेटा, तीसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है बेटा। तीसरा डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे बेटा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा, कोर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है, और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। आप इसको इस सेंस में या इस तरह से कह सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ there is no effect on mutual, इसको समझे बेटा इस पॉइंट को, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ कॉइल्स बाय इंटर चेंजिंग कॉइल्स बेटा। देखिए इसका क्या मतलब है बेटा, ठीक है, कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है ना उसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी को इंटरचेंज करने का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसको समझे बेटा इस पॉइंट को। सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है बेटा, इसको आपने दिया, और ये छोटी सी सेकेंडरी कॉइल है जिसमें आपने लिया बेटा, आपने बड़ी कॉइल को दिया है और आपने लिया किसमें, छोटी कॉइल में। सपोज करें इसमें ईएमएफ आपने दी 220 वोल्ट, आपका ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है बेटा, ये कौन सा स्टेप अप है, स्टेप डाउन है बेटा, स्टेप डाउन है।
क्योंकि सेकेंडरी के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो ये में सेकेंडरी के अंदर क्या होगी, कम बेटा, तो ये हो जाएगी 110 वोल्ट। ठीक है, सपोज करें बेटा कि अब अगर यहाँ पे इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी है, इस तरह से दोनों की अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस सपोज कर लेते हैं। अब अगर आप इस तरह से कर लेते हो बेटा, अगर आप इसको रखते हो बेटा सेकेंडरी और इसको आप कर देते हो प्राइमरी बेटा, आप इसको देते हो बेटा, पहले आप इसको दे रहे थे, इसमें ले रहे थे 220 दे रहे थे और 110 ले रहे थे। अब आप क्या कर रहे हैं बेटा, अब अगर आप यहाँ पे 110 वोल्ट दे रहे हैं, पहले आप ये कर रहे थे, अब आप क्या करोगे, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है बेटा, क्या हो जाएगा, ये स्टेप अप है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 220 वोल्ट होगा। ठीक है, और ये वही 1 हेनरी है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राइमरी किसको बनाते हो, सेकेंडरी। अगर वही कॉइल्स हैं, कॉइलें वही है, उनका कोर मटेरियल वही है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स वही है, उसके डायमेंशंस वही है, फिर आप किसको प्राइमरी बनाते हो, किसको सेकेंडरी बनाते हो, इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस में फर्क नहीं आता। अगर पहले 1 हेनरी थी तो बाद में भी क्या हो जाएगी बेटा, 1 हेनरी ही रहेगी। बाकी ईएमएफ डिफरेंट हो सकती है, पहले इनपुट 220 थी और आउटपुट 110 है, बाद में इनपुट 110 है और आउटपुट कितनी है बेटा 220 है। वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे कि प्राइमरी में कितने और ट्रांसफार्मर में बेटा हम पढ़ते हैं। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है बेटा, इस पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है। ठीक है, अगर कॉइल्स को चेंज नहीं करते, ऐसा नहीं कि आप कॉइल्स का मटेरियल चेंज कर दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसे नहीं करना। कॉइल्स वही सेम है, सिर्फ इनपुट जिसमें दे रहे हो उसमें आउटपुट लो और जिसमें आउटपुट ले रहे थे उसमें इनपुट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा कि जैसे आपको पता है बेटा कि फेराडे के लॉ के मुताबिक जो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ बननी चाहिए वो डेल्टा फाई अपान किसके बराबर होनी चाहिए, डेल्टा टी के। लेकिन आज हमने पढ़ा है बेटा कि जो सेकेंडरी के अंदर होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, माइनस एम डेल्टा आई अपन डेल्टा टी। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो फार्मूला कौन सा बन जाएगा बेटा, एन टू डेल्टा फाइव इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, एम आई बेटा। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं बेटा, एम डेल्टा आई, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। एन टू डेल्टा फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम आई। तो सिंपल बेटा ये प्रोसेस है कि अगर हमारे पास दो कॉइल्स हो, एक प्राइमरी हो और एक सेकेंडरी हो, प्राइमरी के अंदर हम दें चेंजिंग करंट और उसका मैग्नेटिक फील्ड किसमें चेंज हो, सराउंडिंग में किसी दूसरी कॉइल के अंदर चेंज हो, तो एक में देने से दूसरे के अंदर हम लें तो ऐसी फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और ये बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर स्टेबलाइजर होता है और मोबाइल चार्जर होता है, बहुत सारी जो ऐसी अप्लायंसेस होती हैं जिनके अंदर हम कॉमनली म्यूचुअल इंडक्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो होता है नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग बेटा। देखिए बेटा नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग क्या होती है। देखिए बेटा वाइंडिंग का मकसद है कॉइल, जैसे ये हम जो पहले भी पढ़ रहे हैं कॉइल, इसको वाइंडिंग कह सकते हैं। अब सपोज करें हमने ये बात पढ़ी है कि किसी भी कॉइल के अंदर अगर हम चेंजिंग करंट दें,
सपोज करें किसी कॉइल में अगर करंट चेंज करें तो 2 कॉइल्स होंगी तो म्यूचुअल इंडक्शन भी हो सकती है, और अगर अकेली कॉइल होगी तो उसमें सेल्फ इंडक्शन होगी। तो ऐसी चीज जिसके अंदर इंडक्शन हो उसको इंडक्टर कहा जाता है। ठीक है बेटा, ऐसी चीज जिसके अंदर इंडक्शन हो उसको क्या कहा जाता है? इंडक्टर कहा जाता है। जैसे अभी हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ी ना, इसमें प्राइमरी के अंदर भी सेल्फ इंडक्शन होगी, सेकेंडरी के अंदर भी होगी, दोनों के अंदर होगी। आप ये नहीं समझे कि म्यूचुअल इंडक्शन में सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन होगी, म्यूचुअल इंडक्शन के साथ क्या हो जाएगी? सेल्फ इंडक्शन होगी। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ इंटरफेरेंस नहीं होता, डिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन सिंगल स्लिट के अंदर सिर्फ डिफ्रैक्शन होता है। सिंगल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता, उसके अंदर डिफ्रैक्शन होता है। जबकि डबल स्लिट जो होता है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर डिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरफेरेंस भी होता है। इसी तरह से जो अकेली कॉइल होती है उसमें सिर्फ सेल्फ इंडक्शन होती है, और जो पेयर ऑफ कॉइल्स होता है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी होती है और सेल्फ इंडक्शन भी होती है, दोनों होती है। ऐसा नहीं कि आप ये समझे म्यूचुअल इंडक्शन जहां पे होगी वहां पे सेल्फ, नहीं, जहां पे म्यूचुअल इंडक्शन होगी वहां पे दोनों में अलग अलग सेल्फ, क्योंकि उन दोनों का अपना फ्लक्स उनके अपने अंदर तो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन भी होती है इस प्रोसेस के। तो सेल्फ इंडक्शन हो सकती है या म्यूचुअल इंडक्शन हो सकती है। कॉइल के अंदर आप करंट चेंज करोगे, ठीक है, अगर एक कॉइल होगी सेल्फ इंडक्शन होगी, अगर 2 कॉइल्स होंगी तो म्यूचुअल और सेल्फ दोनों होंगी। ठीक है, अब सपोज करें हमारे पास हमें एक ऐसी सिचुएशन मिलती है जिस सिचुएशन में मैं आपको कहूं कि आप एक कॉइल भी लें, उसके अंदर आप करंट भी दें, और उसके अंदर कॉइल के अंदर इंडक्शन भी न होने दें। मीन्स जहां पे कॉइल भी हो, जहां पे कॉइल में करंट भी चेंज हो और कॉइल के अंदर इंडक्शन भी ना हो। तो ऐसी कॉइल्स भी होती हैं। जैसे आप ये समझ लो कि अगर ऐसा हो नहीं सकता कि कॉइल के अंदर करंट चेंज करें और इंडक्शन को रोक सके, हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कॉइल जिसके अंदर करंट भी चेंज हो और करंट चेंज होने की वजह से इंडक्शन भी ना हो, तो ऐसी वाइंडिंग को कहा जाता है नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। अब आप इसको देखें कि ये होता कैसे, और ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है बेटा? इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ चीजों के अंदर। जैसे ब्रिज सर्किट्स होते हैं, आपने चैप्टर 15 पढ़ा है पेंट्री टेस्ट के, उसमें ब्रिज सर्किट के अंदर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ी है। उसकी 4 आर्म्स होती है, एक में R1 लगा होता है, एक में R2 लगा होता है, एक में R3, एक R4। जब ब्रिज अनबैलेंस्ड होती है तो गैल्वानोमीटर जो होता है करंट शो करता है। अब अगर आपने ब्रिज को बैलेंस्ड करना है तो उसका तरीका ये कि रेजिस्टेंसेस को चेंज करें। अगर रेजिस्टेंसेस को चेंज करोगे तो करंट क्या होगा? चेंज हो। तो करंट के चेंज होने से कंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड्स जो होंगी चेंज होंगी, और वहां पे गैल्वानोमीटर वगैरह या रीडिंग में थोड़ा मसला आ जाता है। तो ब्रिज सर्किट्स जो होते हैं या मुख्तलिफ और भी चीजें होती हैं, आपके बुक में ब्रिज सर्किट्स इस्तेमाल किया हुआ है तो जहन में रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है बेटा? ब्रिज सर्किट्स में, जहां पे कॉइल्स भी होती है, करंट को भी चेंज करना पड़ता है, और ये भी जरूरी होता है कि वहां पे इंडक्शन ना हो, क्योंकि इंडक्शन जो होती है वो ब्रिज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस के मेजरमेंट करने में हिंड्रेंस पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है, मिसलीडिंग होती है। इसलिए ब्रिज सर्किट के अंदर करंट चेंज करना भी जरूरी होता है, कॉइल यूज करना भी जरूरी होती है, और इंडक्शन को रोकना भी जरूरी होता है। तो ऐसी वहां पे हम नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। अब ये नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग होती क्या है बेटा? देखिए, सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से बेटा, ये आप कह लें कि ये हमारे पास बेटा इस तरह से एक कॉइल है बेटा।
अब इसके अंदर बेटा हम इस तरह से देते हैं करंट बेटा, ये प्रोसेस हमारा पहले भी पढ़ा हुआ है बेटा। अगर हम इसको देते हैं इस तरह से करंट बेटा, सपोज करें बेटा हम इसको करंट देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे ये करंट बेटा ऊपर जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऊपर जाता है बेटा, तो ये इस तरह से ये बनेगा इसका नॉर्थ और ये बनेगा इसका साउथ बेटा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी बेटा, फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, अंदर बेटा ये बनेगी और बाहर ये बनेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, सपोज करें इसको इस तरह से बनाए बेटा, अब इसके अंदर अगर हम ये करंट चेंज कराएंगे तो इसके अंदर क्या होगी बेटा, सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि इसमें करंट चेंज होगा और इसका अपना फ्लक्स इसके अंदर चेंज होगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से करें बेटा, देखिएगा बेटा ध्यान से कि अगर इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं बेटा, अगर हम बेटा इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, सपोज कर ले आप, हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, सपोज करें बेटा इस तरह से फोल्ड करते हैं। अब हम क्या करें बेटा, हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे ले, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको यहां से आगे डबल फोल्ड करते हैं बेटा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बेटा इसको हम करते हैं डबल फोल्ड इस तरह से, कि इसको वापस फोल्ड करते हैं बेटा इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से बेटा हम इसको वापस फोल्ड करते हैं इस तरह से, इस तरह से बेटा, कि हमने वायर को क्या कर दिया बेटा, एक बार हमने फोल्ड किया इस तरह से, फिर यहां से हम क्या करेंगे, उसको वापस फोल्ड करेंगे, मीन्स हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड। एक हमने अगर एंटी क्लॉकवाइज किया है तो दूसरा हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या होगा देखें, अब अगर इसको हम देते हैं यहां से करंट बेटा, अगर हम यहाँ पे देते हैं यहां से एसी करंट देते हैं बेटा इस तरह से, ठीक है, और ये पॉजिटिव बनेगा, ये बनता है निगेटिव। अब देखें बेटा इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, करंट का डायरेक्शन ये होगा बेटा, इस तरह से करंट का डायरेक्शन होगा बेटा, और इसमें करंट का डायरेक्शन बेटा इस तरह से होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा इस तरह से, और यहाँ से करंट का डायरेक्शन ये होगा। अब इसके हिसाब से बेटा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, नॉर्थ, तो बेटा ये इसके हिसाब से नॉर्थ बन गया, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी बेटा, अंदर इस तरह से बनेगी और बाहर इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब वही करंट देखें बेटा, ये करंट यहां से क्या होगा बेटा, यहां से इस वायर के थ्रू क्या आएगा बेटा, वापस आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एंड आपस में क्या है, कनेक्टेड है। यहां से जब करंट आएगा बेटा तो ये करंट यहां से इस तरह से बाहर आएगा, ये करंट बेटा इस तरह से बाहर आएगा, और ये करंट जो होगा बेटा इस तरह से होता हुआ इस तरह से वापस आता है, ठीक है। अब अगर हम बेटा ग्रीन के हिसाब से देखें तो ये होगा बेटा इस तरह से, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, और इसके हिसाब से नॉर्थ क्या होगा बेटा, इसके हिसाब से ये नॉर्थ होगा बेटा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा बेटा,
इस तरह से होगा बेटा, ये होगा बेटा। देखें दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगा। और दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन जब एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगा तो दोनों फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। अब अगर यहां से करंट इसमें बढ़ेगा तो बेटा वही करंट ग्रीन के अंदर है, दोनों में करंट अलग तो नहीं है। अगर एक में करंट बढ़ेगा तो दूसरे में भी क्या होगा, करंट बढ़ेगा। अगर एक की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, लेकिन दोनों फील्ड्स होंगी क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल कर देंगी। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी वाइंडिंग जिसमें हम डबल फोल्ड करें, डबल फोल्ड करने से जितना करंट एक डायरेक्शन में जा रहा होगा वही करंट दूसरे डायरेक्शन में आएगा, और नतीजा ये निकलेगा कि ये एक ऐसी वाइंडिंग बन जाएगी जिसमें आप करंट चेंज भी करोगे तो भी किसी भी किस्म की फील्ड, जब फील्ड नहीं बनेगी तो इंडक्शन कहां से होगी, इंडक्शन करंट की वजह से नहीं होती, इंडक्शन करंट की वजह से नहीं होती, इंडक्शन फ्लक्स के चेंज की वजह से होती है। यहाँ पे भी आप कहोगे फिर यहाँ पे फार्मूले में सर आपने क्यों लिखा कि E इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा, मैंने वहां पे करंट की चेंज लिखी है, खुदा के बंदे मैंने करंट नहीं लिखा, करंट की चेंज लिखी। ठीक है, कल एक बंदे ने गुस्सा किया, पेपर है किसी के पास पेपर, कल वाला पेपर, एक बंदा मेरे साथ लड़ने आया एक क्वेश्चन पे, तो वो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। लड़ते आजकल बहुत ज्यादा है। ये था एक क्वेश्चन बेटा, ये एक क्वेश्चन था एक 168 बेटा। ठीक है, इसमें बेटा इस तरह से था, 4 है और 6 है बेटा, न ॻाल्हायो, ये तव्हांजा हाल तॾहिं थिया आहिनि। हाण वरी अवांजे मथे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, हाण की जीटी में। देखिए बेटा, अब इसके अंदर आपसे पूछा गया था कि पोटेंशियल एट ए क्या है। बेटा देखें, जैसे मैंने अभी कहा करंट और करंट की चेंज में फर्क है, फ्लक्स और फ्लक्स की चेंज में फर्क है, पोटेंशियल और पोटेंशियल की चेंज में फर्क है। देखिए बेटा ये क्या होगा, देखिए आपने क्या किया, R इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 हुआ बेटा, और यहां से जो पोटेंशियल है बेटा ये हुआ 20 वोल्ट। अब आप करंट निकाल ले बेटा, करंट V अपॉन R इज इक्वल टू करंट कितना होगा बेटा, 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट। ठीक, अब आप यहाँ पे पोटेंशियल देखें बेटा। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके ऊपर बेटा पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा। ये जो ओम्स लॉ होता है ना, ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है। याद रखें ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। एंड नहीं है, एंड्स है, एक एंड पे अगर 10 है तो दूसरे पे 0, मींस पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है, पोटेंशियल की नहीं करता। डेल्टा V इज इक्वल टू I R1, इसको आप कर ले R1, इसको कर ले R2, क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8। अब बंदा लड़ने को आया कि ऑप्शन 8 वोल्ट। अरे भाई ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, ये 20 वोल्ट है बेटा, ये मींस 20 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये यहाँ पे 20 वोल्ट है। डिफरेंस कितना है यार, डिफरेंस 8 वोल्ट है।
मीन्स 20 और यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसके दरमियान, मीन्स इसने डिफरेंस कितना पैदा किया 8 का, तो पोटेंशियल एट ए कितना होगा बेटा 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। पोटेंशियल ईटर है रेजिस्टर, इसका मतलब है इस रेजिस्टर ने 8 वोल्ट खा लिए, बाकी कितना बचा 12 बचा ना। आपसे क्या पूछा था कि ए पे कितना बचा है, ऐसे तो नहीं कहा था कि रेजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने आपको पॉइंट प्रैक्टिस क्लास में बताई भी थी। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है इस पे, तो यहाँ पे इसके साइड पे 12 है और ये साइड क्या है 0 है, इसका कॉमनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो मींस ये पोटेंशियल ईटर है, आपने 8 निकाला और आप 8 मैंने ये तो नहीं कहा कि उसने कितने खाया, मैंने ये पूछा था ए के ऊपर कितना बचा है, बाकी ए के ऊपर तो 12 वोल्ट बचेगा ना। यहां से 20 आया, 8 ये खा गया, बाकी कितना बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, तो लड़ा नहीं करें, आराम के साथ बात कर लिया। ठीक है ना, बे तो मुझे ख्याल में कोई कौन हो। ठीक है, ब्याह सही देगा वो जो कैंसल है हिकिड़ी मार्क अवांजी वधीक लगी पई है, फिजिकल वारनि जी वधीक है, ऑनलाइन में सही करे छॾियो, अवांजी उहा मार्क वधियल है, 186 जी मार्क अवांजी वधियल है, बाक़ी ऑनलाइन वारनि जो ऑप्शन असां सही करे छॾियो, उन जे करे माण्हू थियो।